पिछड़ेपन के आधार पर सूची बना रहा था, तो जो कमजोर जातियां थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े थे, उन्होंने उस सूची में अपना नाम शामिल करा दिया। जिन लोगों ने नाम शामिल करा दिया वही सूची है जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जाति नहीं है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन की सूची जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में अपने अपने नाम को शामिल कराया, अपने अपनी जात को शामिल कराया। सूची में शामिल होने वाले लोग ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कह रहे हैं। जो ट्राइबल जातियां हैं सूची में शामिल हुई तो वो शेड्यूल ट्राइब्स हुई, और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां रही वो शामिल कराई, वो शेड्यूल कास्ट की सूची बन गई। अब पिछड़े वर्ग के लोग क्या हुआ, जैसा कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे, ये सब आर्य समाज के चक्कर में फंसकर उस समय क्षत्रिय बन रहे थे। कोई यदुवंशी क्षत्रिय बन रहा था, कोई कुशवंशी क्षत्रिय बन रहा था, कोई पूर्व क्षत्रिय बन रहा था, कोई लोधा राजपूत क्षत्रिय बन रहा था, कोई पाल वंशी क्षत्रिय बन रहा था। ये क्षत्रिय बनने की होड़ थी। अगर ये क्षत्रिय बनने की होड़ से बच गए होते और साइमन कमीशन की सूची में अपना नाम उसी समय शामिल करा दिए होते, तो उस समय अगर इनका नाम शामिल हो गया होता उस सूची में, तो ये भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की तरफ से उसी समय से लाभ लेने के लिए पात्र बन गए होते। लेकिन उस समय क्षत्रिय बनने का इनको भूत स्वभाव था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़ों की इस मानसिकता को अच्छी तरह समझ लिया। इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में इस बात की व्यवस्था कर दी कि समय समय पर केंद्र और प्रदेश सरकारें आयोग बना करके पिछड़े वर्गों की सामाजिक शैक्षणिक पहचान करते हुए उनको आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराएं। तो जो उसमें क्षत्रिय बन रहे थे वही आज उस लाभ से वंचित हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते उसी समय सबको फायदा मिल जाए, और हमारी नादानी को समझ करके उन्होंने अनुच्छेद 340 की व्यवस्था कर दी। आज साथियों, बीपी मंडल जी ने तो 1931 की जाति जनगणना के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जबकि आज की तारीख में सैकड़ों जातियां जो पहले पिछड़ी जात में नहीं थी, सैकड़ों जातियां जो पहले पिछड़ी जात में नहीं थी, जाट नहीं था, गुजर नहीं था, ऐसे ऐसे तमाम जातियां नहीं थी, पसमादा मुसलमान नहीं था। आज पसमादा मुसलमान भी पिछड़ी जात में है, जाट भी पिछड़ी जात में है, गुजर भी पिछड़ी जात में है। तमाम ऐसी जातियां पिछड़ों की और भी है जो नहीं थी पहले, आज भी है, आज वो पिछड़ी जात में शामिल हुई है। तो जो जातियां शामिल हुई है केवल उन्हीं का अगर लेखा जोखा 21 के आधार पर ही जोड़ लिया जाए तो भी पिछड़ों की आबादी 70% के ऊपर जा रही है। और इसीलिए डर रहे हैं, ये इसीलिए डर रहे हैं कि अगर जातिवाद जनगणना हो जाएगा तो पिछड़े लोग 27 पर नहीं मानेंगे, वो फिर 70% आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए ये लोग जातिवाद जनगणना से कतराते हैं। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इनके एक ठिकाने रहते हैं। 2010 में भाजपा के एक बड़े नेता थे माननीय गोपीनाथ मुंडे जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, उसमें वो विपक्ष में थे, उन्होंने मांग किया था कि पिछड़ों का जातिवाद जनगणना सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा पिछड़ी जाति के लोग 10 साल आश्रम की सुविधा पाने से वंचित हो जाएंगे। यही नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में रक्षा मंत्री, पूर्व में गृह मंत्री
लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ ने कहा था 19 लोकसभा चुनाव के पहले कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो हम जाति वाली गणना कराएंगे। 24 में चुनाव होने जा रहा है, यानी 5 सालों में इसके बाद भी पूरा होने जा रहा है। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये दोहरे चरित्र के लोग अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। राजनाथ ने खुद सामने कहा, लेकिन आज सरकार उनकी है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी जातिवाद करना लागू नहीं कर रहे हैं। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जातिवाद करना लगभग चल रहा, काम पूरा होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा, अगर भाजपा की सरकार जातिवाद एजेंडा नहीं कराती है, जब भी हम सरकार में आएंगे हम जातिवाद एजेंडा जरूर कराएंगे। इसे मैं कह देना चाहता हूं। साथियों, आज तमाम लोग मुझ पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। आरोप कौन लगाता है? जो जातिवाद का नंगा नाच करता है, जो जातिवाद के नाम पर अपने को सर्वोच्च जगह पर बैठाता है, जो जातिवाद के नाम पर भगवान में भी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। अरे भगवान है तो उसने सबको पैदा किया, लेकिन वो अपने को भगवान से ऊपर कहते हैं और भगवान में भी ज्ञान डालने के कहते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उस मूर्ति को बनाएगा हमारा पथरफड़ुआ भाई, और जब मूर्ति पथरफड़ुआ भाई बनाएगा तब उसको मजदूरी मिलेगी। मजदूरी मिलने के बाद जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गया खत्म हो जाएगी, हम भेज रहे हैं। उस पथरफड़ुआ भाई को फिर उस मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, लगभग बन गए हैं, हम वहाँ चले जाए। अब बताओ, मूर्ति बनाने वाला महान है या नौटंकी के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा करने वाला महान? आधा घंटा लग जाएगी। तो जो बनाया उसको मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाए। हम तो यही कहते हैं भाई, अगर धर्म है तो सबके लिए बराबर है ना। होगा, लेकिन बिना हमें गए नहीं। धर्म या भगवान बता दो कि किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाता, वकील साहब सबको समान रूप से बनाता है। और समान रूप से बनाता है तो इंसान को क्या अधिकार है वो किसी को ऊंच कहे, किसी को नीच कहे, किसी को अधम कहे, किसी को सूद कह के अपमानित करे, किसी को मारने पीटने की बात करे, किसी को पढ़ाई लिखाई से मना करने की बात करे। और ये तो ऐसे कलाकार लोग हैं। हमारे देश की संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां सुख वास करती है, वहां स्वर्ग होता है। लेकिन कहाँ है? इसके बावजूद कौन से लोग हैं जो कहते हैं नारी शूद्रो नधीयता? कहाँ? इस देश की स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। कुछ लोग फोन करते हैं। आज जो कुछ भी है चलिए, हमारे सामाजिक परिवर्तन नायकों के संघर्ष का देन है। ज्योतिबा फुले जी, हेमचंद्र बाबा स्वामी नायक, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, संत गाडगे, संत घासीराम, आदियान महापुरुषों ने जो लंबा संघर्ष किया, उसके बदौलत अंग्रेजों को समय समय पर हमारी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप जानते हैं आज जो कुछ भी ये आज सुविधाएं मिली हैं, अगर अंग्रेजी हुकूमत नहीं आई होती तो भी हजारों साल तक आप अभी भी गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे पहले अनुसूचित जात को अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का अधिकार दिया।
डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अपने हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक में लिखा है, अगर ब्रिटिश हुकूमत इस देश में नहीं आया होता तो आज भी पूरा देश गुलामी की नीरों में झगड़ा होता। ये ब्रिटिश हुकूमत की देन है कि उन्होंने समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति अनुसूचित जाति को कलेक्टर बनाया और स्वनाम धन्य जो अपने को सर्वोच्च मानता था उस कलेक्टर का उसे चपरासी बनना पड़ा। साथियों, आप जानते हैं इस देश में कोई भी निर्माण कार्य होता था पहले नर्मल दिया जाता था। नर्मल किसी और को नहीं दिया जाता, सूद समाज के लोगों को दिया जाता था। इसको भी रोक लगाने का काम किया अंग्रेजी हुकूमत। पहले किसी परिवार की महिला पहले बाल विवाह होता था, बचपने में मर गई, उसका हस्बैंड मर गया, वो ससुराल भी नहीं गई, फिर भी उसको सती होना पड़ता था। किसी जात की महिला हो सती होना पड़ता, जबरदस्ती उसको आग में जलाया जाता था। इस पर भी रोक लगाया अंग्रेजों ने। यही नहीं, किसी शुद्ध समाज के घर में शादी होती थी, लड़की आती थी तो लड़की 3-4 दिन तक उस गांव के किसी पंडित जी के घर में गुजारना पड़ता था। इस कुप्रथा पर भी रोक लगाया अंग्रेजों ने। इस स्कूल में किसी महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों से लड़कर महिलाओं को पढ़ाने लिखने का अधिकार दिलाया और ज्योतिबा फुले जी ने न केवल अधिकार दिलाया बल्कि 1846 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। 1846 में पूना में लड़कियों का पहला स्कूल किसने खोला? ज्योतिबा फुले ने खुलवाने का काम किया। सरकारी स्कूल